नमस्कार दोस्तों, बैंको क्लास में आपका सभी का स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक सुमित जोशी। आज का अपना जो विषय है वो है वाक्य शुद्धि को लेकर। विगत दिनों में हमने शब्द शुद्धि के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में रहा होगा। तो जिस तरीके से कंपटीशन में आप चीज़ों को देखते हैं, तो वाक्य शुद्धि के अलावा जो मैंने पूर्व में आपको शब्द शुद्धि के बारे में जो फार्मूले बताए थे उनको फॉलो करते हुए आप एग्ज़ाम में ये आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। निश्चित मानिए आपके आंसर उस टॉपिक को लेकर बिल्कुल एक्यूरेसी में जाएंगे, बशर्ते थोड़ी सी मेहनत की आपको आवश्यकता रहेगी। आज का जो पॉइंट है वो अपना वाक्य शुद्धि है। आपके बैंक्स की एग्ज़ाम में, चाहे वो आरआरबी से संबंधित हो, चाहे वो अन्य बैंक में जहाँ पर हिंदी का रोल है, वहाँ हमें सेंटेंस में एरर पूछा जाता है, वाक्य में त्रुटि पूछी जाती है। तो उसके संदर्भित हम आज चर्चा का विषय करेंगे। तो अपना जो टॉपिक बनता है आज वो वाक्य शुद्धि है। वाक्य शुद्धि, देखिए साथियों, इसमें आपको कई बार या तो ये पूछा जाता है कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा वाक्य अशुद्ध है, या फिर क्या होता है परिच्छेद से संबंधित जो हमने पूर्व में बात की थी कि परिच्छेद दिया जाता है, वो परिच्छेद में जो एरर आता है उसका वहां से वाक्य लेकर आपको ये पूछा जाता है इस निम्न में से किस परिच्छेद के किस वाक्य में कहां पर आपको त्रुटि दिखाई दे रही है। तो आपको यहां पर भी मैं जिस तरीके से शब्द शुद्धि को हमने फार्मूले से पढ़ा था वही बुनियादी बातें यहां पर भी आपको बताऊंगा, ताकि आप एक अच्छे से क्राइटेरिया को पकड़कर ये जो सेंटेंस में एरर आता है आपके कंपटीशन में, वाक्य में अशुद्धियां शुद्धियां आती है, वो किस तरीके से आप भाप सके, उसका आकलन कर सके, वो आपके सामने यहां पर है। देखिए, इसके लिए बुनियादी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक वाक्य में जो त्रुटि आती है वो निम्न प्रकार से हो सकती है। या तो ये जो त्रुटि है वो संज्ञा संबंधी त्रुटि हो सकती है। तो इस पॉइंट को हम याद रख लेंगे कि संज्ञा संबंधित त्रुटि, संज्ञा संबंधित त्रुटि। दूसरी यदि त्रुटि हम देखते हैं वाक्य में, तो सर्वनाम संबंधित त्रुटि, सर्वनाम से संबंधित जो त्रुटि है उसका प्रयोग किया जाता है। तीसरी जो त्रुटि बनती है वाक्य के अंतर्गत वो आती है विशेषण से संबंधित त्रुटि। जो हम बुनियादी बातें, ये वो बातें हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी के संदर्भित। तो यहां पर संज्ञा संबंधित त्रुटि, सर्वनाम संबंधित त्रुटि, विशेषण संबंधित त्रुटि। इसके अलावा यहां पर क्रिया संबंधी त्रुटि भी वाक्य में देखी जाती है, जिससे एक वाक्य शुद्ध या अशुद्धता के रूप में प्रवेश कर जाता है। इसके अलावा तीन बातें और होती है। यहां कारक संबंधी त्रुटि से भी वाक्य अशुद्धता में चला जाता है। तो लिंग संबंधी यानी स्त्रीलिंग से पुल्लिंग संबंधी जो त्रुटियां है वो भी देखने को मिलती है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग संबंधी त्रुटि है वो भी देखने को मिलती है। क्योंकि हिंदी में लिंग दो ही प्रकार के होते हैं, तो यहां स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नपुंसकलिंग संस्कृत में प्रयोग में होता है, तो हमें तो केवल हिंदी से यहां तात्पर्य रखना है। इसके अलावा तो यहां पर कारक संबंधी, लिंग संबंधी और एक अंत में बनती है यहां पर वचन संबंधी त्रुटि। यहां पर भी साथियों ये ध्यान में रखना, वचन संबंधी त्रुटि भी दो प्रकार की रहती है, एक वचन या बहुवचन। यहां पर द्विवचन का प्रयोग संस्कृत की तरह नहीं होता है हिंदी में। तो आपके सामने यहां पर आपने देखा कुल मिलाकर ये 7 पॉइंट बनते हैं। तो इन 7 पॉइंटों की स्थिति से हमें यहां विश्लेषण करना है कि यहां वाक्य में किस प्रकार की एरर हमें दिखाई दे रही है और वो किस कारण से एक वाक्य है वो अशुद्धता में चला जाता है। तो ये बातें यहां पर संबंधित है। अब बताना चाहूंगा संज्ञा संबंधित त्रुटि। हम सभी जानते हैं किसी भी संज्ञा को यदि हम पढ़ते हैं तो किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का अथवा स्थान का नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, या फिर ये कहूं भाव का नाम, उसको हम संज्ञा कह देते हैं। ये हमारी जानकारी के लिए, जिनको ध्यान में नहीं है उनको समझने में आसानी रहेगी। बचपन से ये डेफिनेशन, परिभाषा हम पढ़ते आ रहे हैं। सर्वनाम में आपको पता होगा, जिसको हम अंग्रेजी में प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, तो हिंदी में इसको सर्वनाम के नाम से जानेंगे, जिसमें हम
यदि मूलतः बात करते हैं सर्वनाम के में, तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसमें स्थिति बनती है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये 3 प्रकार के सर्वनामों का आपको यहां पर ध्यान में रखना है। यही बिंदु आपके लिए वाक्य में त्रुटि उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ यहां पर यदि हम विशेषण की बात करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता को बताते हैं, जो विशेषता बताते हैं, उन्हें हमें पता है कि हम विशेषण के नाम से जानते हैं। क्रिया के संदर्भित आप जानते हैं कि क्रिया को हम वाक्य में जो कर्ता होता है, तो कर्ता के कार्य को, कर्ता के कार्य को करने वाले शब्द, कर्ता के कार्य को करने वाले शब्द हमेशा आपके लिए क्रिया माने जाते हैं, वर्ब मानी जाती है। कारक के लिए हम जानते हैं कि हिंदी में जो कारक वो संस्कृत की भांति प्रयोग में होते हैं। आपने सुना होगा कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान वगैरह, तो वो कारक चिन्हों का प्रयोग यहां पर वाक्य में त्रुटि का कारण बनता है। आगे समझेंगे हम किस तरीके से। लिंग संबंधी यदि बातें करते हैं तो यहां पर लिंग 2 प्रकार के चलेंगे। एक तो पुल्लिंग शब्द का प्रयोग लिया जाएगा और दूसरा यहां पर स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग लिया जाएगा। ये 2 ही साथियों यहां पर लिंग बनेंगे जिसके आधार पर हमें वाक्य में त्रुटि देखनी है। वचन संबंधी यदि त्रुटि देखते हैं हम, तो वचन में हम यहां पर एक वचन या फिर बहुवचन, ये 2 प्रकार की त्रुटियां हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमारे सामने एक आधार बन गया है। इन्हीं के आधार पे हम वाक्य को पहचानेंगे, जानेंगे कि इसके आधार पे हम वाक्य में कैसे त्रुटि देख सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम पहले इस पॉइंट को ले लेते हैं। साथियों, यहां आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इस जगह पर जो भी शब्द आएगा या इनमें से जो भी शब्द बनेगा वाक्य में त्रुटिपूर्ण होगा, उसको आपको 3 स्थितियों पे देखना है। 3 स्थितियां, एक तो आपको जो त्रुटियां देखने को मिलेगी वो वाक्य में अनावश्यक शब्द का प्रयोग देखने को मिल जाएगा आपको। अनावश्यक शब्द का प्रयोग। अब अनावश्यक शब्द का प्रयोग हम कैसे देखेंगे? देखिए, यहां अनावश्यक शब्द आ जाएगा किसी भी वाक्य में, तो अनावश्यक शब्द का प्रयोग वाक्य में त्रुटि देता है। या फिर उचित शब्द का अभाव, उचित शब्द का किसी भी वाक्य में अभाव, यह भी वाक्य में त्रुटि देता है। उचित शब्द का अभाव वाक्य में त्रुटि देता है। या मैं ये कहूं किसी भी शब्द की वाक्य में यदि पुनरावृत्ति हो जाती है तो वो भी वाक्य में त्रुटि उत्पन्न कर देता है। अब ये आपके सामने पूरा एक आधारभूत पुंज तैयार है। इसके आधार पे आप वाक्य में शर्ती या 100% यह निश्चित कर सकते हैं इस वाक्य में ये एरर है और इसकी वजह से हमारा शब्द है या वाक्य है वो इस कारण से अशुद्धता में जा रहा है। देखिए, हम इस शब्द को इस आधार पे या वाक्य के इस पॉइंट को इस आधार पे पढ़ लेते हैं। देखिए, यहां हम सबसे पहले पॉइंट ले रहे हैं संज्ञा संबंधित त्रुटि। संज्ञा संबंधित त्रुटि, ये अपना पहला पॉइंट बनता है। यानी हमें परीक्षा में सेंटेंस या वाक्य को पूरा शुद्ध करने के लिए सब पे विश्लेषण करना जरूरी है। इसलिए आप ये परीक्षा की दृष्टि से इन सभी पॉइंटों को एक साथ सही आंसर करने के लिए अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। कारण यहां हम देखें कि इन पॉइंटों में यदि वाक्य में इनमें से कोई एक त्रुटि देखनी है तो वो त्रुटियां इन 3 प्रकारों में से देखने को मिलेगी। जैसे संज्ञा आ गई तो अनावश्यक संज्ञा का प्रयोग हो गया तो वाक्य गलत हो गया। संज्ञा आ गई, उचित संज्ञा का अभाव रह गया, उचित शब्द का अभाव रह गया संज्ञा के रूप में, तो वाक्य में त्रुटि आ गई। यह संज्ञा शब्द की किसी प्रकार से कोई पुनरावृत्ति देखने को मिल गई तो भी वाक्य में त्रुटि आ जाएगी। तो देखिए, यहां संज्ञा संबंधी त्रुटि देखते हैं हम यहां पर। तो संज्ञा संबंधी जो त्रुटि है वो इस प्रकार से देखने को मिलती है। एक वाक्य ले लिया हमने इसको समझने के लिए, भोजन बनाने की व्यवस्था का
प्रबंध करे, भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करे। तो ये जो व्यवस्था शब्द है इसको हम यहां पर देखते हैं, तो ये व्यवस्था शब्द और प्रबंध शब्द है वो एक ही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं यदि इस वाक्य को शुद्ध करना है तो हमें या तो व्यवस्था शब्द को हटाना पड़ेगा या फिर प्रबंध शब्द को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यदि दोनों को रखते हैं तो एक दोष उत्पन्न करता है और उसे हम कह देते हैं पुनरावृत्ति। यानी ये जो शब्द है अब इसको हम संज्ञा मानेंगे तो संज्ञा में अपने आप में वाक्य में कौन सा एरर उत्पन्न हो गया, पुनरावृत्ति शब्द। तो इसकी वजह से यह वाक्य अशुद्ध हो गया। इसको शुद्ध करने के लिए हमें इनमें से एक शब्द को लेना पड़ेगा, तो हम कहेंगे भोजन बनाने की व्यवस्था करे या भोजन बनाने का प्रबंध करे। दोनों शब्दों का प्रयोग सर्वथा वर्जित माना जाएगा। इसके इसी प्रकार से दूसरा हम उदाहरण ले लेते हैं। उत्साह नामक निबंध शीर्षक अच्छा है। उत्साह नामक निबंध शीर्षक अच्छा है। अब यहां पर नामक शब्द को देखें और शीर्षक शब्द को देखें तो दोनों का एक ही तात्पर्य है। नामक का मतलब नाम से है, शीर्षक का मतलब भी नाम से। तो दोनों में से एक का प्रयोग करना है हमें। या तो हम इसको रख लेते हैं तो उत्साह निबंध शीर्षक अच्छा है, या फिर हम इसको हटाते हैं और इसको रख लेते हैं उत्साह नामक निबंध अच्छा है। तो आपने देखा कि संज्ञा में पुनरावृत्ति दोष उत्पन्न होने की वजह से यह वाक्य अशुद्धता में जा रहा है। एक और उदाहरण समझते हैं इससे। मैं मंगलवार के दिन व्रत करता हूं या व्रत रखता हूं। अब यहां पर देखिए सीधे से यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मंगलवार भी अपने आप में एक दिन है बिना बताए, और दिन शब्द की यहां पर हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि वाक्य ऐसे लिख दिया जाए मैं मंगलवार को व्रत करता हूं तो यहां पर दिन की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए हम कह देंगे कि यहां पर अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया गया, यानी अनावश्यक संज्ञा शब्द का प्रयोग कर लिया गया और इसकी वजह से यह वाक्य अशुद्धता में चला जाता है। तो हमने एक कारण पढ़ा पुनरावृत्ति का, तो दूसरा कारण पढ़ा हमने अनावश्यक शब्द का। अब हम आते हैं उचित शब्द का अभाव। उचित शब्द का अभाव हमें कैसे देखने को मिलता है हम समझते हैं। यहां पर एक वाक्य आता है, भारत 1947 में गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ। भारत 1947 में गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ। यदि हम इस दो बातों पर ध्यान लगाते हैं, दास्ता और गुलामी दोनों एक ही चीज है, लेकिन यहां पर हम यह भी कह सकते हैं अनावश्यक शब्द का प्रयोग हो गया। दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं, तो यह हमारे लिए अनावश्यक शब्द बन गया। और साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं कि यह शब्द पुनरावृत्ति में है, तो दोनों कारण लागू हो रहे हैं और ऊपर वाला भी अनावश्यक शब्द का प्रयोग। तो हम कह सकते हैं इन एग्जाम्पल के आधार पर कि संज्ञा संबंधी जो त्रुटि है वो हमें कैसे समझनी है। बातें तीनों वो की वो हैं। आगे भी हमें जब इन पॉइंटों पर चलना है तो ये दोष उत्पन्न होके आपको देखना है, इनको समझना है। ये दोष उत्पन्न होंगे और इनके आधार पर आपको विश्लेषण करना है। तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर होता है, संज्ञा संबंधित त्रुटि। अब आप देखिए, संज्ञा के बारे में मैंने बताया था किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, अभाव के नाम को, तो मैंने ये परिभाषा के आधार पर इन शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे व्यवस्था और प्रबंध शब्द है वो अपने आप में एक तरीके से संज्ञा संबंधित है, तो संज्ञा शब्द का प्रयोग इस तरीके से। तो चाहे तो आप अपनी जानकारी के लिए इसका एक तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम इसमें आगे के क्रम में। तो दूसरा अपना यहां पर पॉइंट बनता है सर्वनाम संबंधी त्रुटि।
सर्वनाम को हमें यहां समझना है। हम ये जानते हैं सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो हम ये कहेंगे जैसे मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी, आप, आपका, आपकी, यह, वह, ये, वे, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो उन सर्वनाम को हम यहां पर विश्लेषित करते हैं। तो सर्वनाम जो शब्द संबंधी है उसमें हमें यहां त्रुटि देखनी है। तो अपना पॉइंट बन जाता है सर्वनाम संबंधी या सर्वनाम संबंधित त्रुटि। यहां किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है? एक वाक्य लेते हैं, मोहन वाक्य लिया अपन ने, मोहन और मोहन का पुत्र व्यस्त है। मोहन और मोहन का पुत्र व्यस्त है। अब इस स्थिति को देखते हैं तो यहां मोहन शब्द है वो एक तरीके से संज्ञा शब्द है। यदि इस मोहन शब्द की दोबारा पुनरावृत्ति देखते हैं तो मोहन शब्द आता है। तो ऐसे में यह भी कह सकते हैं कि ये वाक्य अशुद्ध हो गया। चाहे तो हम संज्ञा शब्द की जो पुनरावृत्ति है उस स्थिति से समझ ले भाई, या फिर हम सर्वनाम की स्थिति से देखते हैं। सर्वनाम की स्थिति से क्यों? क्योंकि यदि वाक्य को शुद्ध बनाते हैं तो मोहन और उसका पुत्र यह आना चाहिए था यहां पर, जबकि प्रयोग किसका रख दिया गया? संज्ञा का। और मोहन शब्द का प्रयोग यहां पर दोबारा पुनरावृत्ति दोष उत्पन्न करता है। तो हम कह देंगे कि यहां पर उचित शब्द का अभाव देखने को मिला सर्वनाम के संदर्भित। इसलिए हम मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है तो यह हमारा वाक्य शुद्ध बन जाता है। यदि हम ऐसे लिखते हैं मोहन और मोहन का पुत्र व्यस्त है तो मोहन शब्द की दो बार रिपीटेशन हो गई, पुनरावृत्ति हो गई, यह दोष उत्पन्न हो गया। तो कह सकते हैं हम यहां पर जो सर्वनाम शब्द है उस शब्द का उचित रूप में यहां पर अभाव देखने को मिला, या कह सकते हैं संज्ञा शब्द की हमें यहां क्या देखने को मिली? पुनरावृत्ति देखने को मिली। तो यह एक तथ्य के आधार पर हम इसका विश्लेषण करते और उदाहरण लेते हैं। इसमें सीमा ने रमा से कहा कि सीमा का आज उपवास है। अब यहां पर हम देखते हैं सीमा शब्द को। सीमा शब्द एक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कह देते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति भी आ गई यहां पर। तो हम यह भी कह सकते हैं कि सीमा जो शब्द है, इस दोबारा जो सीमा शब्द आया है उसके स्थान पे हम एक शब्द रख देते हैं उसका, जो कि एक हमारे लिए क्या है? हिंदी के अनुसार सर्वनाम। तो वही बात है, क्योंकि सर्वनाम किस पे आधारित है? संज्ञा पे। इसलिए यदि संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो भी वाक्य में दोष है। यदि हम कहें कि सर्वनाम का उचित शब्द के रूप में अभाव देखने को मिल रहा है तो भी वो एक वाक्य का क्या है? दोष है। तो इसलिए सीमा ने रमा से कहा कि सीमा का आज उपवास है, बजाय इस वाक्य को इस तरीके से लिखते तो शुद्ध होता, सीमा ने रमा से कहा कि उसका आज उपवास है। तो यह समझने का तरीका यहां हमें देखने को मिलता है। तो इस आधार पर हमने देखा किस प्रकार से वाक्यों में एरर आ रहा है और किसको हमें किस प्रकार से हल करना है। इसी को एक और उदाहरण से हम समझ लेते हैं। यहां पर है, कहो मेरे से क्या काम है। अब इस वाक्य में देखिए आप, यहां मेरे से शब्द को देखिए। मेरे से शब्द है वो होने को सर्वनाम शब्द है। तो यहां आपको मेरे से शब्द का प्रयोग न कर कर मुझसे शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि हम यहां पर जो दोष उत्पन्न करेंगे या जो उसका विश्लेषण करेंगे वो है सर्वनाम के रूप में। और कौन सा सर्वनाम? उचित पद का अभाव।
जब उचित पद का अभाव या शब्द का अभाव होगा तो अनावश्यक शब्द की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे में वाक्य अपने आप त्रुटिपूर्ण बन जाता है। तो इस सर्वनाम की जगह मुझसे शब्द का प्रयोग उचित माना जाएगा, मेरे से शब्द का प्रयोग सर्वथा वर्जित माना जाएगा। तो यह भी वाक्य को एक समझने की स्थिति में देखा। तो हमने देखा किस तरीके से सर्वनाम का हमें विश्लेषण यहां पर देखना है वाक्य में। तो यह आपके सामने संज्ञा संबंधी जो त्रुटि है उसका विवेचन इस प्रकार से आपको देखना है। आगे चलते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमने देख लिया। अब आते हैं हमें विशेषण संबंधी त्रुटि पर। विशेषण संबंधी त्रुटि को हम किस प्रकार से विश्लेषित करते हैं वो हम समझने जा रहे हैं। देखिए, विशेषण संबंधित त्रुटि, विशेषण संबंधित त्रुटि, विशेषण, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा पहले कर लेते हैं। हम जानते हैं संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हमेशा विशेषण कहलाएंगे, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। जैसे अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला, ये सब विशेषण शब्द है। यानी जिसका जवाब आपको कैसा से मिले, वह आदमी पतला है। कैसा आदमी? पतला। तो पतला अपने आप में वहां पर उसका विशेषण बन गया, वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो विशेषण शब्द में त्रुटि हमें देखने को मिलेगी। त्रुटि वही इन तीन चीजों से संबंधित होगी। या तो विशेषण का उचित शब्द का अभाव मिल जाएगा, उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, या अन्य पदों के साथ उचित वो विशेषण होना चाहिए, उसका आपको यहां पर अभाव देखने को मिलेगा, उसका प्रयोग नहीं देखने को मिलेगा। तो विशेषण को कैसे पढ़ते हैं हम, या विशेषण संबंधित त्रुटि को कैसे हटाते हैं, वो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, एक वाक्य आता है, भक्ति काल का युग, भक्ति काल का युग स्वर्ण युग माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है। अब यहां पर इस वाक्य में अपनी नजर दौड़ाएं, ज्ञान लगाएं, तो यहां पर काल शब्द पे आते हैं। काल शब्द यदि हम बात करते हैं तो यहां पर तीन प्रकार से आ गया। अंडरलाइन करते हुए आपको पता चल गया होगा कि यहां एक ही शब्द जो काल है वो युग है, युग है वो काल के रूप में, पर्यायवाची रूप में, तो तीन बार आ गया। तो एक बार तो कह सकते हैं हम यहां पर कि पुनरावर्ती दोष उत्पन्न हो रहा है। और इसको और विवेचित करते हैं तो कैसा काल, कैसा युग, तो हम कहेंगे स्वर्ण युग। तो ये इसकी विशेषता बताता है। अब जो दोष उत्पन्न होगा वो इस युग को लेकर होगा, क्योंकि ये युग है वो काल को भी सूचित कर रहा है, ये युग है वो स्वर्ण युग में जो युग शब्द है उसको भी सूचित कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं हमें इस शब्द की आवश्यकता नहीं थी विशेषण के रूप में। और वाक्य शुद्ध कैसे बनता? भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। तो अतः ये जो युग शब्द है ये गलत रूप में चला जाता है, इसलिए आपको पुनरावर्ती दोष देखने को मिल जाता है। तो ये पुनरावर्ती दोष किसके रूप में देखने को मिला? विशेषण के रूप में, क्योंकि ये जो शब्द है वो विशेषण है और विशेषण से जुड़ा हुआ ये शब्द है। यदि इस शब्द को देखें भक्ति काल, तो कैसा काल? भक्ति काल। कैसा युग? स्वर्ण युग। तो ऐसे में विशेषण से जुड़ा हुआ शब्द भी एक युग माना गया और इसकी वजह से इसमें त्रुटियां देखने को मिली। तो यह हमारे लिए वाक्य शुद्धता के रूप में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है, इस प्रकार से बनेगा। और एक उदाहरण लेते हैं इसमें समझने के लिए। यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। अब यहां पर देखिए, सुंदरतम, इस तम की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि सबसे शब्द लगा दिया हमने, तो वाक्य शुद्ध बन जाता। इसको हटाने के बाद यह सबसे सुंदर साड़ी है, क्योंकि सुंदरतम, या इसको ऐसे लिखते हैं यह सुंदरतम साड़ी है, क्योंकि अन्य साड़ियों की तुलना में यदि एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं तम लगाकर या सबसे शब्द लगाकर, तो वाक्य अपने आप ही अन्य जो साड़ियां हैं या अन्य जो शब्द हैं उसकी तुलना में इसका कंपैरिजन कर देता है, इसकी तुलना रख देता है। तो यह वाक्य बन जाता है यह सबसे सुंदर साड़ी है।
तो ये भी हम कह सकते हैं अनावश्यक शब्द का प्रयोग हो गया। इसको हटा दे तो भी वाक्य शुद्ध बनता है, या इसको हटा दे तो भी वाक्य शुद्ध बनता है। अनावश्यक शब्द, अनावश्यक विशेषण शब्द का प्रयोग यहां देखने को मिला। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। वे एक अच्छे अध्यापक हैं। वे एक अच्छे अध्यापक हैं। अब इस स्थिति में देखें तो अच्छा शब्द विशेषण है। मैंने पहले बताया था कैसा, कैसी, कैसे शब्द विशेषण के रूप में आते हैं, लेकिन विशेषण शब्द ये भी, विशेषण शब्द ये भी। तो विशेषण शब्द की यहां आपको क्या देखने को मिली है? पुनरावृत्ति। तो वाक्य में एक तरीके से एक विशेषण शब्द का प्रयोग हो जाना चाहिए था, या तो हम इसका प्रयोग कर लेते तो ये इसका अभाव रखना था, या इसका प्रयोग करते तो इसका अभाव रखना था। तो ऐसे में वाक्य शुद्ध बनता वे एक अच्छे अध्यापक हैं। तो इस तरीके से यहां पर विशेषण संबंधित जो त्रुटि है वो देखने को मिली। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ये 3 पॉइंट हमने यहां पे पढ़े, संज्ञा संबंधित, सर्वनाम संबंधित, विशेषण संबंधित। अब हम आते हैं यहां पर क्रिया संबंधित त्रुटि पर। अब जो क्रिया संबंधित त्रुटि है उसको भी हमें 3 आधार पर ही समझना है साथियों। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से ये 3 स्थितियां, अनावश्यक शब्द की, उचित शब्द का अभाव और पुनरावृत्ति, तो ये तीनों चीजें हमें क्रिया में देखनी है। यानी क्रिया में भी वही वाक्य में एरर देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि क्रिया इनके बिना तो हो ही नहीं सकती। यदि राम पाठ पढ़ता है तो पाठ पढ़ना किसको सूचित कर रहा है? राम को। राम वाक्य का कर्ता है, कर्ता किसके रूप में? संज्ञा के रूप में। यदि हम कहें कि वह पाठ पढ़ता है तो वह क्या है? सर्वनाम। पाठ का पढ़ना क्रिया। हम कहें विशेषण, राम अच्छा पाठ पढ़ता है, तो अच्छे का संबंध किससे है? पाठ पढ़ने से और राम से। तो यह कहेंगे कि क्रिया की बुनियाद तो ये 3 चीजें हैं। विशेषण का फिर भी अभाव कर दिया जा सकता है वाक्य में, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम की कल्पना के बिना तो क्रिया संभव ही नहीं है, क्योंकि बिना कर्ता के, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, उसके बिना क्रिया नहीं हो सकती है। अतः क्रिया का संबंध भी इनसे जुड़ेगा। लेकिन जो वाक्य में क्रिया आएगी और उसमें दोष देखेंगे वो इसमें है, क्योंकि इसीलिए क्रिया की जो परिभाषा बनी है, कर्ता के कार्य को करने वाले शब्द, कर्ता जरूरी रहेगा। तो ये 3 प्रकार के दोष यहां पर हमें देखने हैं। तो क्रिया संबंधी जो त्रुटि है वो हमारा आगे का जो रहता है, हमारा एक अगले का टॉपिक के रूप में हम इसको देखते हैं, क्रिया संबंधित त्रुटि। अब यहां पर क्रिया संबंधित त्रुटि में इन्हीं 3 चीजों को देखना है। वाक्य से समझते हैं, उसको घमंडी कहकर पुकारना गलत है। उसको घमंडी कहकर पुकारना गलत है। यहां आप जरा इन 3 बिंदुओं पर नजर दौड़ाएंगे तो वाक्य में आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि यह वाक्य किसकी वजह से गलत हुआ है। देखिए यहां पर क्रिया पर नजर रखिए। तो क्रिया पर नजर दौड़ाते हैं तो कहना भी क्रिया है। यहां पर हम पुकारना शब्द देखें तो वो भी क्रिया है। तो ऐसे में एक शब्द का प्रयोग करना है हमें, और एक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं तो ये शब्द बनता है, उसको घमंडी कहना गलत है या उसको घमंडी पुकारना गलत है। तो वाक्य अपने आप में शुद्ध हो जाता है। इसलिए यहां 2 शब्दों के आने की वजह से क्रिया शब्द हुए, लेकिन उसकी वजह से जो दोष उत्पन्न हुआ वो कौन सा? पुनरावर्ती दोष। तो ये भी त्रुटि हमें इन्हीं पॉइंटों में से देखने को मिली। और उदाहरण लेते हैं इसमें, उसने मेरा गाना उसने मेरा गाना और घर देखा।
यदि हम साधारण रूप से बात करें तो यह वाक्य अपने आप में शुद्ध माना जा रहा है, लेकिन यहां की स्थिति से हम विश्लेषित करते हैं तो यह जो शब्द है वो किसी भी तरीके से इस शब्द के रूप में नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहां पर जो त्रुटि उत्पन्न होती है वो होती है दो शब्दों में, और दो शब्दों में एक अभाव का जो शब्द है वो देखने को मिलेगा। जरा ध्यान लगाइए, एक तो इस शब्द पे और दूसरा ध्यान लगाना है आपको इस शब्द पे। यदि मैं यहां से गलती पकड़ता हूं 3 पॉइंटों में से, तो गलती आती है उचित शब्द का अभाव। हर क्रिया के साथ निश्चित रूप में उसको सही रूपरेखा देने वाला शब्द जुड़ना चाहिए। हमने ये तो देख लिया कि घर को देखा जाता है, लेकिन गाने को कभी देखा नहीं जाता है। गाना ऐसी क्रिया है जिसको हमेशा सुना जाता है। तो ऐसे में वाक्य था, उसने मेरा गाना और घर देखा, यानी इस पद के साथ, इस क्रिया सूचक पद के साथ उचित क्रिया सूचक शब्द का अभाव था, और इसकी वजह से यह वाक्य में त्रुटि देखने को मिली। हम कहेंगे उचित शब्द का अभाव देखने को मिला। इसलिए वाक्य को शुद्ध बनाने के लिए हमने अपनी तरफ से यह शब्द जोड़ा, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। यह वाक्य शुद्ध माना गया। एक और उदाहरण से समझते हैं इसको। वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है। वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है। अब इस शब्द पे आइए, अंग्रेजी के विषय पढ़ा जाता है, लेकिन सिलाई पढ़ी नहीं जाती है। यह भी एक क्रिया है, लेकिन इस क्रिया के साथ जो शब्द होने चाहिए थे उसका अभाव देखने को मिल रहा है। तो हम कहेंगे वह सिलाई सीखती। वह सिलाई सीखती, तो यहां पर जो शब्द आएगा वह सिलाई सीखती और अंग्रेजी पढ़ती है, तो इस पद के साथ जुड़ने पर यह शब्द शुद्ध माना जाएगा। इसके अभाव में यदि ये शब्द नहीं जोड़ते हैं तो हम कह देंगे उचित शब्द का अभाव होने की वजह से, क्रिया सूचक उचित शब्द का अभाव होने की वजह से यह पद पूरी तरीके से, यह वाक्य पूरी तरीके से अशुद्ध माना जाता है। तो आप देख रहे कारण वही है। इतने 4 पॉइंट पढ़े हैं, उनमें कारण हमें वही देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हम एक उदाहरण ले लेते हैं। वह कमीज डालकर सो गया। उचित शब्द का प्रयोग होना चाहिए, अनावश्यक शब्द का प्रयोग होना भी पद के साथ वाक्य में दोष उत्पन्न करता है। यहां पर कमीज को पहना जाता है, इसलिए हम कहेंगे ये जो पद आया वो इस कमीज के संदर्भित गलत है। इसलिए अपना सही आंसर वाक्य के रूप में हम देखें, वह कमीज पहनकर सो गया। तो आपको देखने को मिला इतने उदाहरणों से कि यहां पर क्रिया में भी इन्हीं 3 आधारों पर त्रुटियां देखने को मिल रही है। तो साथियों, आपको क्या करना है, परीक्षा में जब भी आपके सामने वाक्य से संबंधित एरर आए, ये पॉइंटों का विश्लेषण करना है, इनके साथ करना है, क्योंकि इनके अभाव में किसी भी प्रकार की त्रुटि आपके समझ में नहीं रहेगी। इसलिए सारी चीजों को विश्लेषित इस प्रकार से आपको करना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो देखिए, हमने यहां पर संज्ञा संबंधी त्रुटि है उसको पढ़ लिया, सर्वनाम को पढ़ लिया, विशेषण संबंधी त्रुटि है उसको पढ़ा। अब इसके साथ हम क्रिया संबंधी त्रुटि है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां क्रिया संबंधित को भी देखा। अब कारक संबंधी जो त्रुटि है उसको पढ़ने जा रहे हैं हम। कारक संबंधी, देखिए कारक को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना है। जिनको ध्यान में है उनके लिए तो नहीं, लेकिन जिनको कुछ है कि काफी समय हो गया इस विषय से जुड़े हुए, उनकी सुविधार्थ ये चीज दे रहा हूं। कारक जो चिन्ह है वो हमें कौन कौन सी चीजों से यहां पर देखने हैं, वाक्य से कौन कौन से कारक मदद करेंगे। देखिए, कारक की भूमिका हम 8 प्रकार से देखते हैं, लेकिन हमें 8 को नहीं पढ़ना है। तो कर्ता ने पहला कारक,
कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा फिर चौथा आता है संप्रदान के लिए अपादान से अलग। अधिकरण में पर ये इतने कारक चिन्हों का हमें प्रयोग देखना है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण संबोधन वगैरह जैसी चीजों को हम यहां पर नहीं समझते हैं। तो ये जो पॉइंट है इनसे संबंधित हमें यहां हम कहेंगे कारक संबंधी त्रुटि को। तो जो कारक संबंधी त्रुटि है, कारक संबंधित त्रुटि वो किस प्रकार से बनेगी? देखिए यहां कारक संबंधी त्रुटि को पढ़ने के लिए हम वाक्य को लेते हैं सहायतार्थ के लिए। तो कारक संबंधी त्रुटि हम इस प्रकार से देखेंगे। एक वाक्य ले लिया हमने, इस पाठ को पढ़ो, यह वाक्य लिया हमने। तो यहां हम कहेंगे ये जो को शब्द है वो हमारे लिए अनुपयुक्त रूप में है, क्योंकि यहां हम इस पाठ को पढ़ो, इस पाठ को पढ़ो, इसकी हमें एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता नहीं है। हम एक भी कह सकते हैं इसको हटाकर यह पाठ पढ़ो। तो हम कहेंगे यदि इसके संदर्भित इस वाक्य को ले रहे तो यह वाक्य शुद्ध है, लेकिन यदि इस पाठ को पढ़ो तो यह जो सर्वनाम का प्रयोग हमने किया है उसके संदर्भित यह सर्वथा उपयुक्त है। यानी यह जो वाक्य है वो अपने आप में शुद्ध भी है और यह वाक्य अपने आप में देखा जाए तो अशुद्ध भी है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, यदि आपको इस शब्द से जुड़ा हुआ यह कारक चिन्ह मिल जाता है तो यह वाक्य उचित है, यह अपवाद स्वरूप मान सकते हो वाक्य को। और यह जो आप मान रहे हो यहां पर यह है, इसके संदर्भित इसका प्रयोग है, कारक चिन्ह का प्रयोग है, वो गलत है। इसके आगे बढ़ते हैं तो एक वाक्य आता है, वह रोज ऑफिस को आता है। देखिए यहां पर हमेशा जब भी कोई चीज एक दूसरी चीज से अलग होती है तो अलग होने के लिए हम एक शब्द कारक चिन्ह में प्रयोग करते हैं, वो है अपादान। आप देखिए वह रोज ऑफिस को आता नहीं है, ऑफिस से आता है। यदि हम लिखते वह रोज ऑफिस को जाता है, जाना शब्द किसी चीज को जोड़ता है और आना शब्द किसी चीज को अलग करता है। तो अलग होने के संदर्भित हम किसका प्रयोग करते हैं? अपादान कारक का। और इसके लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए? हमें से कारक चिन्ह का। लेकिन हमने प्रयोग किसका देखा है यहां पर? को का। तो अतः हम कह देंगे इसी शब्द की वजह से, इस कारक चिन्ह की वजह से यह वाक्य त्रुटिपूर्ण माना गया। इसका शुद्ध रूप होगा वह रोज ऑफिस से आता है। यानी याद रखिएगा, आना शब्द किसी चीज से अलग करता है तो जाना शब्द किसी चीज को जोड़ता है। तो यह अपादान में यहां पर त्रुटि देखने को मिली हमें। इसके साथ साथियों यहां पर वह बस के साथ, वह बस के साथ यात्रा कर रहा है। अब देखिए इस वाक्य को यदि थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, बस के साथ यात्रा नहीं होती है। ऐसा थोड़ा ना होता है बस साइड में चल रही है आप भी साथ में चल रहे हो। बस के द्वारा, यानी ये जो के कारक चिन्ह है इसका गलत प्रयोग हो गया। इसका प्रयोग के स्थान पर यदि हम कहते वह बस के द्वारा यात्रा कर रहा है, यानी के द्वारा कर रहा है, तो के द्वारा का प्रयोग हम किसके रूप में कर रहे हैं? कर्ण के रूप में। और कर्ण का प्रयोग साधन के रूप में लिया जाता है, तो हम कहेंगे वह बस के द्वारा यात्रा कर रहा है, बस के साथ यात्रा नहीं माना जाएगा यहां पर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम यहां पर उचित कारक चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, यानी उचित शब्द का कारक चिन्ह के रूप में अभाव या अनावश्यक कारक चिन्ह का प्रयोग,
यह भी हमें वाक्य को त्रुटि की तरफ ले जाने को दिखाता है, यानी वाक्य में इनकी वजह से भी त्रुटि उत्पन्न होती है। तो ये साथियों आपके सामने कारक चिन्ह के संबंधी जो त्रुटि है वो वाक्य में कैसे पहचानी है वो पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो आगे की रूपरेखा में अपना जो पॉइंट बनता है, कारक चिन्ह के बाद लिंग संबंधी त्रुटि, वाक्य में लिंग संबंधी त्रुटि को हम कैसे देखेंगे। तो चलिए वाक्य शुद्धि में लिंग संबंधी त्रुटि को देख लेते हैं। लिंग कितने प्रकार के हैं हिंदी में? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो लिंग संबंधी त्रुटि, लिंग संबंधी त्रुटि को हम कैसे पहचानेंगे? देखिए यहां इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक वाक्य लिखा हमने, अंकों का औसत अच्छी है। अब यहां पर अच्छी शब्द है वो स्त्रीलिंग है, औसत शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, अंक शब्द है वो भी पुल्लिंग शब्द है। तो ये पुल्लिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसके साथ संयोजन किसका? स्त्रीलिंग का। जब ऐसी स्थिति देखने को मिल गई तो हम कह देंगे यहां ये जो स्त्रीलिंग संबंधित त्रुटि है या स्त्रीलिंग से जो संबंधित प्रयोग हुआ है पुल्लिंग के साथ, यह वाक्य में दोष उत्पन्न करता है। पुल्लिंग के साथ हमेशा पुल्लिंग शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। तो अच्छी की जगह यदि वाक्य आ जाता अच्छा है तो यह वाक्य शुद्ध माना जाता। तो यह आपको लिंग संबंधी त्रुटि वाक्य में देखनी है। इसके साथ साथियों यहां पर एक वाक्य लेते हैं हम, बेटी पराये घर का धन होता है। यदि इस वाक्य पे विचार करें तो यहां पर धन के संदर्भित तो यह क्रिया सही है, लेकिन यह जो धन शब्द है वो पुल्लिंग है, बेटी शब्द है वो स्त्रीलिंग है। मैंने पहले भी बताया है कई बार कि हमेशा वाक्य में क्रिया का निर्धारण कर्ता के अनुसार होगा। हमने पहले चर्चा की थी इसके बारे में कि संज्ञा और सर्वनाम वाक्य के कर्ता की भूमिका है। कर्ता जिस लिंग में होगा वहीं पर क्रिया की स्थिति बनेगी, वहीं पर लिंग का निर्धारण होगा। तो यहां वाक्य में देखें तो बेटी है वो वाक्य का कर्ता किस रूप में? स्त्रीलिंग में। अतः हम ये जो क्रिया शब्द है उसका रूप भी कैसे रखेंगे? स्त्री रूप में रखेंगे, स्त्रीलिंग संबंधी रखेंगे। तो इसकी जगह हम ये शब्द लेंगे, बेटी पराये घर का धन होती है। होता है नहीं, इसके संदर्भित नहीं आएगा, क्योंकि ये जो धन शब्द है वो किस पे निर्भर है? बेटी कर्ता के रूप पर। पराया घर, ये जो वाक्य का वाक्यांश है वो किस पर निर्भर है? बेटी शब्द पर, क्योंकि सारा वाक्यांश किस पर निर्भर हो जाता है? बेटी पर। इसलिए बेटी स्त्रीलिंग है तो हम कहेंगे क्रिया है वो भी किस लिंग में होनी चाहिए? स्त्रीलिंग में। तो अतः होती शब्द सही माना जाएगा, होता शब्द गलत माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यह हमें वाक्य शुद्धता के रूप में देखने को मिलता। हाँ, तो लिंग संबंधी जो त्रुटि है उसको हम पढ़ रहे थे यहां पर वाक्य शुद्धि के रूप में। देखिए वाक्य शुद्धि, तो हम यहां लिंग संबंधी जो त्रुटि है, लिंग संबंधित त्रुटि, अब इस पे हमने उदाहरण लिया यहां पर कि लड़का और लड़की, लड़का और लड़की बाजार गए। अब दोस्तों यहां पर एक बात समझनी है, हमेशा यह ध्यान में रखना कि पुल्लिंग के साथ
पुल्लिंग जब शब्द रहता है या पुल्लिंग का कर्ता रहता है तो क्रिया भी हमेशा पुल्लिंग की ही आएगी। पुल्लिंग की कर्ता के साथ पुल्लिंग की ही क्रिया आएगी। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग का कर्ता है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में आएगी। और यदि देखें एक वचन का कर्ता है, एक वचन में कर्ता है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी। यदि बहुवचन में क्रिया कर्ता है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी। यह सामान्य सा सिद्धांत है, लेकिन इसमें एक बात समझना जरूरी है। यदि इस वाक्य को देखते हैं, लड़का और लड़की, कायदे के अनुसार लड़की शब्द बाद में आया तो गई होना चाहिए था, लेकिन गए क्यों आया? क्योंकि ये एक वचन, ये इसको मिलाकर बहुवचन। तो मैंने बताया आपको कि जहां बहुवचन का कर्ता आ जाता है तो क्रिया भी कैसी हो जाएगी? बहुवचन की। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर गए शब्द आएगा, गई शब्द नहीं आएगा, न गया शब्द आएगा। क्यों? गया शब्द तो पुल्लिंग में है, गई शब्द वो स्त्रीलिंग में, एक वचन में। यदि मैं ऐसे था लड़का बाजार गया तो वाक्य का जो पुल्लिंग करता था उसके अनुसार क्रिया। यदि मैं ऐसे बोलता लड़की बाजार गई तो वाक्य का कर्ता स्त्रीलिंग, उसके अनुसार क्रिया। लेकिन लड़का और लड़की दोनों मिलकर बहुवचन में आ गए, इसलिए क्रिया भी कैसी हो गई? बहुवचन के रूप में हो गई। तो आपको ध्यान में रखना है इन पॉइंटों को। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा आदर्श सूचक शब्द आदर्श सूचक शब्द, इनके साथ जो क्रिया आएगी ना, वो क्रिया भी बहुवचन में आएगी दोस्तों। विशेष नियम है। उदाहरण के लिए यदि मैं पिताजी शब्द लिख देता हूं, पिताजी बाजार गए, यहां पर भी गए शब्द थे क्योंकि यहां गया शब्द लड़का और लड़की बहुवचन के रूप में है, लेकिन पिताजी एक वचन में हैं। एक वचन के साथ होने पर ये किसके सूचक के है? आदर्श सूचक में। ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे पिताजी बाजार गया। तो ऐसे में ये समझना है पिताजी बाजार गए, तो गए की जो भूमिका है वो यहां पर जो कर्ता सूचक शब्द है उसमें आदरता का भाव है। अतः हम यहां पर आदर्श सूचक शब्द के साथ हमेशा बहुवचन के बिंदुओं को सूचित करेंगे। तो अतः है आपको लिंग संबंधी त्रुटियों में इन चीजों को समझना है। यह बड़ी ही माइनर मिस्टेक होती है, बड़ी ही एक बारीकी जो कहते हैं कि न समझने वाली या जरा सा ध्यान न देते हैं तो वाक्य में कहीं ना कहीं हम त्रुटि नहीं देख पाते हैं। इसलिए ये 4-5 पॉइंट है जो आपके मैंने सामने रखे हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से लिंग संबंधी निर्धारण या वो त्रुटि वाक्य में लेते हैं लिंग संबंधित त्रुटि, उसको विश्लेषित करने के लिए आपको इन पर ध्यान विशेष रूप से देना है। तो यह है अपना यहां वाक्य संबंधी त्रुटि में लिंग संबंधित त्रुटि। अब अपना एक लास्ट पॉइंट बचता है जिसके आधार पर हम पढ़ने के बाद यह कह सकते हैं कि ये जो वाक्य संबंधी त्रुटि का जो बिंदु है वो अपना पूर्णतः समझ में रहता है। वो जो लास्ट का पॉइंट बनता है वो है वचन संबंधी त्रुटि। तो वाक्य शुद्धि में अपना लास्ट का बिंदु बचता है वचन संबंधित त्रुटि। अब देखिएगा इसमें वचन संबंधित त्रुटि में यहां हमें पता है हिंदी में वचन दो प्रकार के, एक वचन और दूसरा आता है बहुवचन। हमेशा ध्यान में रखना जब वाक्य का कर्ता एक वचन में हो तो एक वचन के शब्द ही आएंगे, यदि वाक्य का कर्ता बहुवचन में हो तो बहुवचन के ही शब्द आएंगे। जैसे इस उदाहरण से हम इसको समझते हैं, मेरी घड़ी में 3 बजा है। अब इस स्थिति में वाक्य में त्रुटि है, एरर है, क्योंकि यहां पर हम कह सकते हैं जो 3 शब्द हैं एक वचन से ज्यादा होते ही चीज बहुवचन की तरफ जाती है। तो यहां पर हम ये कहेंगे बजा शब्द है वो तो एक वचन है,
ये बहुवचन है, इसलिए इसकी प्रधानता है बहुवचन होने में। तो अतः हम ऐसी स्थिति में ये बहुवचन का पद देखने को मिला, लेकिन ये जो शब्द है वो एक वचन में है। तो एक वचन की जो स्थिति है, तो एक वचन और बहुवचन का यहां पर तारतम्यता नहीं बैठ रही है, समावेश नहीं बैठ रहा है, तो हम यहां पर बजे शब्द की जगह इसको हम गलत मानेंगे और इसकी जगह हम इसको भी बहुवचन बना देंगे, बजे हैं। तो हम वाक्य शुद्ध हो जाएगा मेरी घड़ी में 3 बजे हैं। हाँ, वाक्य में यदि ऐसा होता मेरी घड़ी में 1 बजा है तो वाक्य शुद्ध हो जाता, क्योंकि एक वचन के साथ एक वचन का पद आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। राम ने 4 बात सुनाई। राम ने 4 बात सुनाई। अब यह वाक्य साधारण रूप से तो समझने में सही है, लेकिन हिंदी की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतया गलत है। क्योंकि आपने देखा 4 एक से अधिक होते ही बहुवचन में हो जाता है, बात है वो एक वचन में। तो मैंने बताया बहुवचन के साथ हमेशा बहुवचन आना चाहिए, जबकि ये तो एक वचन में है। अतः इसकी वजह से ये जो शब्द है वो पूरे, इस शब्द की वजह से ये पूरा वाक्य गलत हो जाता है। लेकिन यदि इसकी जगह मैं ऐसे लिख देता हूं, राम ने 4 बातें सुनाई, तो ये वाक्य त्रुटि रहित हो जाता है। तो ऐसे आपको वचन संबंधी त्रुटियों को भी देखना है। तो किस प्रकार से कौन सा पद अनुपयुक्त है, उपयुक्त है, पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है, ये सारी चीजों का विश्लेषण हम कहेंगे तो सही माना जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, पूर्ण होता है वाक्य शुद्धि का। उम्मीद करता हूं आपको यहां पर अच्छी तरीके से समझ में रहा होगा कि वाक्य की त्रुटियों को आपको परीक्षा में किस तरीके से जांचना है, भांपना है। इसका अभ्यास कीजिए ताकि परीक्षा में अच्छी तरीके से आप इसका विश्लेषण कर पाए। अभी तक के लिए इतना ही साथियों।